गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के सामने हम 1 घंटा पहले हैं। प्रत्येक दिन आपका क्लास 8:30 बजे से चलता था, लेकिन अब आप लोगों का स्कूल खुल गया है, तो ऐसे में आप लोगों का क्लास हमने 1 घंटा पहले किया, 7:30 बजे। उससे भी पहले अभी आप लोग कुछ देर पहले मैथ वाला क्लास किए होंगे। मैथ वाला सभी बच्चे क्लास किए होंगे और उसके बाद अब आप लोग सोशल साइंस का क्लास करने वाले हैं। दूसरी बात यह कि आज हम लोग खनिज संसाधन को खत्म करने वाले हैं। खनिज संसाधन में जितना समय लग गया उतना लगना नहीं चाहिए था। छोटा चैप्टर था, 2 क्लास पर्याप्त था, लेकिन पिछली क्लास में पूरा हो नहीं पाया। लेकिन आज छोड़ेंगे भी नहीं, आज हम छोड़ेंगे भी नहीं। आज चाहे जो हो जाए, खनिज संसाधन खत्म करेंगे। उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग खत्म कर लेंगे और आज खनिज संसाधन को खत्म कर देंगे। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे तैयार हो जाइए और आज की इस क्लास को पूरा करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक करिएगा, ठीक है ना? छोड़िएगा मत, एक भी चीज मत छोड़िएगा, ठीक है? हाँ, तो चलिए भाई, सब बच्चे लोग तैयार हो जाइए। सुबह में मैथ वाला क्लास कितने लोग किए थे? सब लोग मैथ वाला क्लास किए थे? एक बार जरा कमेंट करके बताइए कि मैथ वाला क्लास किए थे। टाइम टेबल बहुत मस्त है सर, बहुत बढ़िया है। टाइम टेबल बहुत मस्त है ना? टाइम टेबल जो हम बना दिए हैं वो बहुत बढ़िया है, सुबह सुबह और शाम शाम, ठीक है ना? दोपहर में बस आराम से आप लोग अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो करिए, स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाइए, सेल्फ रिवीजन करते हैं तो सेल्फ रिवीजन करिए, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो सुबह सुबह अब आप लोग मैथ और सोशल साइंस 2 विषय पढ़िएगा, क्योंकि देखिए हमें लगता है ना कि सबसे अगर कठिन सब्जेक्ट कोई है तो ये 2 विषय है, सोशल साइंस और कुछ लोग मैथ मानते हैं। और सुबह सुबह जब आपका नींद खुले और दिमाग एकदम फ्रेश रहे, उस समय अगर ये दोनों कठिन सब्जेक्ट पढ़ लिया जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो चलिए भाई, सब लोग एकदम तैयार हो जाइए खतरनाक तरीके से आज पढ़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधन के बारे में, और खनिजों का वितरण ये सब तो सब कुछ हम आप लोगों को बता ही दिए थे। खनिजों का वितरण ये सब तो सब कुछ हम आप लोग को बता ही दिए थे। प्यारे बच्चों, आप लोग हमें ये बताइए कि अब्रक का जो सबसे उत्तम क्वालिटी होता है वो कौन सा अब्रक होता है? बताओ जल्दी से। जो अब्रक का सबसे उत्तम क्वालिटी होता है ये कौन सा अब्रक होता है? सबसे बढ़िया किस्म कौन सा होता है अब्रक का? बताओ बाबू, अबरक का सबसे बढ़िया किस्म जो होता है वो कौन सा होता है? आप लोग को हम बताए थे ना, 5 से 6 कहाँ टाइमिंग है? वो शाम में इंग्लिश का टाइमिंग है 5 से 6, ठीक है ना? लेकिन वो उसके अलावा और कोई दूसरा टाइम भी नहीं है। हाँ, रूबी अबरक बिल्कुल बढ़िया है। आप लोग को हम बता दिए थे कि लोहा के मामले में ध्यान रखिएगा, कर्नाटक सबसे आगे है, फिर उसके बाद मैग्नीज हो गया, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों बताए थे कि मैग्नीज ये सब के मामले में उड़ीसा आगे है, ठीक है ना? अच्छा, आप हमें ये बताइए, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? आप लोग से एक सवाल और है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? जल्दी से बताओ बाबू, एल्युमिनियम का अयस्क बताइए। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क सभी बच्चों से पूछना चाह रहे हैं, बताओ भाई जल्दी से। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, बहुत बढ़िया, बॉक्साइट होता है, एकदम सही जवाब है। सब लोगों का सही जवाब है कि गुरुजी एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, ठीक है ना? आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे बाबू खनिजों का आर्थिक महत्व, कि खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है। अच्छा, अभी तक जो आप लोग खनिज के बारे में इतना पढ़े हैं, तो अभी तक के एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि हम लोगों के लिए खनिजों का महत्व है कि नहीं है? बताओ तो, हम लोगों के लिए खनिजों का महत्व है कि नहीं है? जल्दी से एक बार बताइए। अच्छा, और कल आप लोगों का किस विषय का परीक्षा है? एक बार वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना? कि कल आप लोग का जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें किस विषय का परीक्षा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि खनिज का हमारे लिए बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व है, ठीक है ना? हम आपको पिछली क्लास में भी बताए थे कि जिस तरीके से जल हो गया, स्थल हो गया, ये सब हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि खनिज भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? खनिज भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण संसाधन है। कल है हिंदी और संस्कृत का, उर्दू का। चलिए कोई बात नहीं भाई, आज आप लोग को तैयारी करवा दिया जाएगा, ठीक है ना? आज शाम में आप लोगों का तैयारी करवाया जाएगा, हिंदी हो संस्कृत हो सब विषय का तैयारी होगा। बस आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है ना? शाम में तैयारी करवाएंगे बाबू, आज हिंदी संस्कृत का, उसके लिए आप लोग चिंता ना करिए। तो याद रखिएगा कि खनिज जो है ना वो अति महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिएगा, खनिज का अगर अभाव हो जाएगा, अगर हमारे देश में खनिज नहीं रहेगा तो हमारा देश ज्यादा विकास नहीं करेगा, और खास करके औद्योगिक विकास तो बिल्कुल नहीं करेगा। यानी कि आज जो आप लोग इतनी सारी फैक्ट्रियां देख रहे हैं, ये फैक्ट्री खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना। अगर खनिज नहीं रहेगा तो ये जो फैक्ट्रियां आप लोग देखते हैं, ये फैक्ट्री न के बराबर हो जाएगा, देश का विकास ही रुक जाएगा। खनिज के कारण ही देश का विकास संभव हो पा रहा है, ठीक है ना। और खनिज के कारण राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी होता है, यानी खनिज से हमारे देश को भी इनकम होता है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज ये है कि खनिज को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि खनिज एक ऐसा संसाधन है जो कि अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा नहीं बनेगा। अगर कोयला एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनेगा। धरती के नीचे जो खनिज है, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा का अयस्क हो गया, अगर ये सब एक बार खत्म हो गया तो क्या दोबारा ही बन जाएगा? आज खत्म हुआ करे भाई, चलो कल बन जाएगा, ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा। एक बार अगर खत्म हो गया ना तो ये दोबारा कभी नहीं होगा। तो इसलिए खनिज जो है, हम ये अनवीकरणीय संसाधन है, कह सकते हैं कि खनिज क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको क्षयशील संसाधन कहते हैं। क्षयशील बोले तो बाबू, एक बार अगर क्षय हो गया, यानी कि अगर नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर दोबारा इसका निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए खनिज को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। जितना ज्यादा हो सके खनिज को बचाने पर फोकस किया जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो खनिज का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो अगर प्यारे बच्चे आ जाए कि खनिजों का आर्थिक महत्व लिखिए, परीक्षा में अगर क्वेश्चन आ जाए कि खनिजों का आर्थिक महत्व लिखिए, क्या महत्व है खनिज का, हम लोग यही लिखेंगे कि खनिज का महत्व है कि खनिज के बदौलत ही आज हमारा अस्तित्व है। खनिज से किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है। खनिज जो है अगर खत्म हो गया तो किसी भी देश का विकास रुक जाएगा। तो हम लोग प्यारे बच्चे खनिजों का आर्थिक महत्व जो है उसे लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, खनिजों का आर्थिक महत्व जो है उससे हम लिखेंगे। समझ गए ना? हाँ, तो खनिजों का आर्थिक महत्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? कि पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर जैसे जल हो गया, स्थल हो गया, अति महत्वपूर्ण खजाना है, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी है। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि खनिज के अभाव में हम लोग किसी भी देश के विकास नहीं कर सकते हैं, देश का विकास होगा ही नहीं। फलतः देश का आर्थिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो सकता है, यानी कि देश का जो आर्थिक विकास है वह रुक जाता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, यानी कि खनिज के बदौलत राष्ट्रीय आय बढ़ता है, देश का आमदनी बढ़ता है खनिज से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, खनिज से क्या होता है? खनिज से राष्ट्रीय आय बढ़ता है, देश का आमदनी बढ़ता है। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के बाद ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। एक बार अगर उपयोग में आ गया तो ये लगभग समाप्त हो जाता है। इसका संबंध हमारे वर्तमान और भविष्य के कल्याण से है। खनिज का जो संबंध है वो हमारे वर्तमान से भी है और हमारे भविष्य से भी है। इसलिए खनिज जो है वो क्षयशील संसाधन है। बाबू ध्यान रखिएगा, खनिज क्या है? क्षयशील संसाधन, यानी कि अगर एक बार खत्म हो गया तो फिर दोबारा उसका निर्माण नहीं हो सकता है, जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः खनिजों के संरक्षण की परम आवश्यकता है, यानी कि खनिज को जितना ज्यादा हो सके हमें बचाना चाहिए। खनिज को जितना ज्यादा बचाएंगे उतना ही हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो खनिज संसाधन अति महत्वपूर्ण संसाधन है, इसे हम लोगों को जरूर बचा करके ही आगे चलना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि खनिजों का संरक्षण क्या है, खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो है खनिजों का संरक्षण। अगर आप लोगों से पूछे हम कि खनिज नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय, बताओ बाबू जल्दी से। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है खनिजों का, समझिएगा जरा ध्यान से, अगला टॉपिक है खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण, अगला टॉपिक क्या है बाबू? खनिजों का संरक्षण। क्या है खनिजों का संरक्षण? तो हम लोग इसी को देखेंगे। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, खनिजों का संरक्षण क्या है। सबसे पहला चीज, खनिजों का संरक्षण कहने का मतलब होता है बचाव। संरक्षण कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? बचाव, ठीक है ना। यानी कि खनिज को बर्बाद होने से बचाना है। अनवीकरणीय संसाधन है ना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय हम आपको बताए हैं। खनिज जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? मतलब कि अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा इसके निर्माण में बहुत समय लग जाएगा। अगर एक बार ये खत्म हो गया तो दोबारा इसके निर्माण में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए खनिज जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, खनिज की जो मात्रा है वो सीमित है, खनिज बढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि धरती के नीचे जो खनिज है वो लगातार 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 बढ़ते जा रहा है, नहीं। धरती के नीचे जो खनिज है वो लगातार बढ़ते नहीं जा रहा है, वो सीमित है। दोबारा निर्माण भी खनिज का नहीं होता है। खनिज का दोबारा निर्माण लगभग असंभव है। ये ध्यान रखिएगा, पुनर्निर्माण खनिज का लगभग असंभव है। अगर एक बार खनिज खत्म हो गया तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि खनिज जो है वो दोबारा निर्माण नहीं हो पाएगा। और अभी आप लोग को हम बताए हैं कि चाहे कोई भी उद्योग रहे उसका आधार क्या होता है? खनिज होता है।
चाहे कोई भी उद्योग रहे, उसका आधार खनिज है। यानी कि औद्योगिक विकास के लिए खनिज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। औद्योगिक विकास के लिए खनिज जो है बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अतः खनिजों का संरक्षण बहुत जरूरी है, यानी कि खनिज को बचाना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खनिज को हम कैसे बचा सकते हैं? पहला चीज तो हो गया कि बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका उपयोग करिए, दिमाग से उसका उपयोग करिए, ठीक है ना। अभी आप लोग ना दिमाग से उसका उपयोग करिए। दूसरा प्यारे बच्चों, हमारे जलवायु पर, ये हमारे पर्यावरण में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस सबको देखिए। खनिज का चक्रीय पद्धति अपनाइए। एक बार खनिज का उपयोग करें, फिर जो बचा हुआ खनिज है या फिर उसी खनिज को दोबारा हम लोग उपयोग करें, ठीक है ना। खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रबंधन कहने का मतलब उसके जगह पे हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं। जैसे लोहा प्यारे बच्चों, लोहा खनिज है, ठीक है ना। अब पहले लोहा का सब कुछ होता था, अब लोहा के जगह पे प्लास्टिक का सब कुछ हो रहा है। तो लोहा को हम लोग बचाने के लिए प्लास्टिक ले आए ना, तो लोहा के जगह पे प्लास्टिक यूज हो रहा है अनेक जगह पे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों को इसके बारे में कुछ उपाय सोचना चाहिए, यानी कि संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान हम लोगों को देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ध्यान रखिएगा। खनिजों का संरक्षण तो ज्यादा जरूरी है ही, जरूरी प्रबंधन भी है। प्रबंधन कहने का मतलब क्या बताया कि भाई जो जिस खनिज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो उसके जगह पे कुछ ऐसे चीज का उपयोग करें जो कि उसका काम भी हो जाए और खनिज को हम लोग बचा भी सके, ठीक है ना। तो खनिजों का संरक्षण बुद्धिमत्ता उपयोग से होगा। कुप्रभाव जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर, हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, उस सबको बचाने से होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे एक प्रश्न आता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि खनिज जो है यह क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्या है? तो खनिज एक क्षयशील संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा जो है वो सीमित है, इनका पुनर्निर्माण भी असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है। खनिज क्या है बाबू? सभी उद्योगों का आधार है, ध्यान रखिएगा। किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अति दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। यानी कि जिस तरीके से खनिज का अति दोहन हो रहा है, इस तरीके से खनिज का उपयोग हो रहा है, तो खनिज पर यह क्या है? संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन जो है वह आवश्यक है। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज के संकट से निपटा जा सकता है। यानी कि खनिजों को हम लोग बचाएंगे तो जरूर, लेकिन खनिज के जगह पर हम लोग और दूसरा चीज क्या यूज कर सकते हैं, यानी कि खनिजों का संरक्षण तो करेंगे ही, उसका प्रबंधन भी करेंगे। मतलब खनिजों के जगह पे कुछ और प्रबंध करेंगे, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं प्रबंधन। तो प्यारे बच्चों, खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन दोनों बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? यहां तक सब बच्चों को दिक्कत नहीं है बाबू? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। एक बार जल्दी से सब बच्चे कमेंट करके बताइए, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ बाबू जल्दी से। यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। हमें तो लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ बाबू। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सिलेबस को लेकर के तो अब चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि सिलेबस के बारे में ऑलरेडी हम आपको पूरा विस्तार से बता चुके हैं कि सिलेबस क्या चीज है, ठीक है ना। तो हमें नहीं लगता है कि अब अभी भी आप लोगों को सिलेबस के बारे में चिंता करने की जरूरत है। अभी भी आप लोगों को सिलेबस करने के बारे में ना चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत भली भांति आप लोगों को हमने बता दिया है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया ना? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे लास्ट क्वेश्चन और बच गया है कि खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। कभी कभी ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ देता है कि खनिजों का संरक्षण का उपाय बताइए। खनिजों का संरक्षण यानी बचाव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके, खनिजों का जो निरंतर दोहन हो रहा है, यानी खनिजों का जो हम लोग मिस यूज करते हैं,
खनिजों का जो हम लोग मतलब लगभग वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन बताया ना, ये वाला खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, बस उसी को यहाँ पर है कि खनिज को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करके, यानी कि लगातार जो खनिज का हम लोग दोहन कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करेंगे, उनका बचत पूर्वक उपयोग करके और कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उनके विकल्पों को खोजना, यानी कि खनिज के जगह पे और हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, खनिज के जगह पे और हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में सोच करके खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग पर ध्यान दे करके, यानी खनिजों का उपयोग हम लोग कैसे करें, कैसे हम लोग खनिजों को बचा बचा करके उपयोग करें, उसके बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग कर अगर किया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है, यानी कि खनिज को हम लोग बचा सकते हैं। तो खनिज को बचाने का बहुत सारा तरीका है, ये बात बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। मुजम्मिल आलम, भाई अगर आपको बैच से निकलने का मन हो तो कहो, हम बैच से निकाल देते हैं, ठीक है ना, आप फालतू चीजों का कमेंट बेकार कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये प्यारे बच्चों मुख्य रूप से पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उसको आप लोग जरा देखिएगा ध्यान से, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन। मोटिवेशन यह है प्यारे बच्चों कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जो बढ़िया आदमी होता है ना, जिंदगी भी सबसे ज्यादा उसी के साथ खेलती है। तो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अब आपको देखना है कि बिखरेंगे कि निखरेंगे, ठीक है ना। ये पहला मोटिवेशन। और दूसरा, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। टारगेट हमारा एक ही होता है, अब उस टारगेट पर जाने का रास्ता बहुत सारा होता है, ठीक है ना। टारगेट पर जाने का रास्ता बहुत सारा होता है। कभी अगर रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद हुआ वहां जाने का लक्ष्य तक, तो वो लक्ष्य ही बदल लेते हैं। नहीं, अगर लक्ष्य जाने का रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलिए, लक्ष्य मत बदलिए, ठीक है ना। रास्ता बदलिए, लक्ष्य मत बदलिए, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बाबू आ जाते हैं। आज हम लोग को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? अब आप लोग से ना 40-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बस उसका जवाब देते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? पशु की, वन की, खनिज की, नदियां? बताओ बाबू, सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? अगर बात किया जाए तो सबसे कीमती संसाधन कौन हो जाएगा? खनिज ही हो जाएगा, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सबसे कीमती संसाधन की अगर बात हो रहा है तो खनिज संसाधन, ऑब्जेक्ट ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? बताओ तो बाबू, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बताइए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? बी ऑप्शन समीक्षा कुमारी, निशा कुमारी, अमित, ईशांत, सब लोग बता रहे हैं भाई। मंद्रिका कुमार, स्नेहा राय, नीरज, शुभम। चलिए, सब लोगों का जवाब है बी ऑप्शन। गुरुजी, बी ऑप्शन सही होगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के खनिज लगभग भारत में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कह रहा है कि लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है, यानी कि वैसा खनिज जो लोहा से युक्त हो, यानी जिसमें लोहे का अंश पाया जाता हो। तो ध्यान रखना बाबू, लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? बताओ बाबू, अधात्विक खनिज क्या बताए थे? जिसमें धातु पाया जाता हो उसको अधात्विक खनिज, ये सॉरी, जिसमें धातु नहीं पाया जाता हो उसको अधात्विक खनिज कहेंगे, जिसमें धातु का अंश हो उसको धात्विक खनिज कहेंगे। सोना क्या है? अपने आप में एक धातु है। टीन धातु है, ग्रेफाइट धातु है, अबरक प्यारे बच्चों अधातु है, तो अधात्विक खनिज हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधात्विक खनिज कौन सा है, ये बता दीजिए। अभी बार बताइए, अधात्विक खनिज कौन सा है? बताओ बाबू जल्दी से। हालांकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम किए थे, यहाँ पे ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट भी तो बाबू अधातु ही हो जाएगा ना। ग्रेफाइट भी तो अधातु ही हो जाएगा। अधात्विक खनिज तो ग्रेफाइट भी अधातु है। यहाँ पे ना ग्रेफाइट की जगह पे अगर ऑप्शन को बदल दिया जाए तब जाकर के कुछ सही हो सकता है। ग्रेफाइट की जगह पे ना ऑप्शन को बदल दिया जाए। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन ही बदल दिया, ऑप्शन थोड़ा गलत है इसके पहले वाला में, इसको आप लोग सही करिएगा, ठीक है ना। हम ऑप्शन बदल देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं चांदी। चांदी अब जाकर के सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जवाब अबरक जो है वो सही हो जाए, नहीं तो पहले से दोनों हो जाता, अबरक भी या ग्रेफाइट भी, क्योंकि दोनों अधातु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है? देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू? ग्रेफाइट हो जाएगा। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है?
कौन सा चट्टान है जिसमें कि खनिजों का जवाब मिलता है, मतलब जो वैसा चट्टान जिसमें ज्यादा खनिज पाया जाता है, परतों में खनिज मिलता है, तो वो चट्टान है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? बताइए आप लोग, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? आप लोग को बताए थे ना कि लोहा को कहा जाता है उद्योगों की जननी, तो जवाब क्या होगा हमारा? लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। आगे बताइए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? याद रखना बाबू, लौह अयस्क चूंकि लोहा है, अगर एक बार, लोहा का अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब एक बार खत्म, दोबारा निर्माण संभव है, तो इसलिए यह अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। आगे बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क बताए थे हम आपको, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। देखिए इसमें क्या है, हेमाटाइट है और लिग्नाइट और बिटुमिनस नहीं होगा, तो बाबू यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा। नौमा का जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बताइए, लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है। देखो बाबू, कह रहा है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? लौह अयस्क बताए थे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। एंथ्रासाइट ये कोयला का प्रकार है, ठीक है ना। एंथ्रासाइट ध्यान रखिएगा, ये क्या है? यह कोयला का प्रकार है, यह लोहा का प्रकार नहीं है। कोयला का प्रकार होता है एंथ्रासाइट, सबसे बढ़िया क्वालिटी हो गया, बिटुमिनस हो गया, सॉरी एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एक होता है एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया, और पीट होता है सबसे खराब, तो एंथ्रासाइट हो गया, और फिर इधर हो गया पीट, एक होता है बिटुमिनस, और एक और भुला रहे हैं। 4 प्रकार का कोयला का होता है, ठीक है ना, एक दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट शायद होता है क्या? एंथ्रासाइट, उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइटे होता है हमको लगता है कि, ठीक है ना। एक तो एंथ्रासाइट होता है, एक सबसे खराब पीट होता है, बीच में बिटुमिनस होता है जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और एक लगता है कि लिग्नाइट होता है, कंफर्म नहीं है शायद, लेकिन लिग्नाइट ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत जो है वो सुसंपन्न है? भारत, आपको बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, तो बाबू यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। आगे बताइए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यही हो गया, कर्नाटक हो गया, उसी क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? बताए थे ना आप लोगों को, बाबा बुदन की पहाड़ी, बताओ बाबू जल्दी से। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में ही है, ये आप लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो लिखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। आगे बताइए, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ 20% लोहा का उत्पादन करता है, हम बता चुके हैं। आगे बताइए, नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? नोआ मुंडी, पहला बात आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं, मुंडा और मुंडी ये जनजाति है, ठीक है ना, आदिवासी, तो आदिवासी झारखंड में ज्यादा लोग रहता है, तो इसलिए आप लोग नोआ मुंडी का नाम झारखंड से जोड़ दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आप लोग बताइए, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? यानी कि भारत में जो लोहा होता है वो सबसे ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा, विदेशों में ना जापान को भेजा जाता है, ठीक है, तो भारत का लोहा जापान को सबसे ज्यादा निर्यात होता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बताइए, इनमें कौन लोहे का निर्यातक नहीं करता है? इसमें कौन लोहा का निर्यात नहीं करता है? याद रखना बाबू, लोहा का निर्यात कौन नहीं करता है? जवाब होगा मुंबई। बाकी कोलकाता, पारादीप और विशाखापत्तनम तीनों जगह से लोहा निर्यात होता है। आगे बताइए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? भारत का स्थान बताइए पूरे विश्व में मैग्नीज के उत्पादन में, तो तीसरे नंबर पे आता है। भारत जो है वो मैग्नीज उत्पादन में क्या नंबर पे है? तीसरा नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन अगर इस्पात बनाना हो तो आपको हम बताए थे ना कि 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करते हैं, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, कहां किया जाता है? आपको बताए थे, क्या बैटरी के निर्माण में किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। फोटोग्राफी उद्योग में भी होता है और माचिस के निर्माण में भी। ये लघु तरीके में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। आगे आप लोग बताइए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताए थे ना, लोहा में कर्नाटक, मैग्नीज में उड़ीसा, बॉक्साइट में भी उड़ीसा, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? कौन सा राज्य है जो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा तो सबसे टॉप पर ही है, उसके अलावा कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, लेकिन तमिलनाडु जो है वो मैग्नीज के मामले में पीछे है। अगला नंबर बता दीजिए, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभी आपको जस्ट बताया है कि बॉक्साइट के बारे में भी अगर बात किया जाए तो बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा ही है। बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा ही है।
आगे बढ़ते हैं। पीतल बनाया जाता है, कुछ याद है? ट्रिक, ट्रिक क्या बताए थे पीतल वाला? पीतल का ट्रिक क्या बताए थे बाबू? आप लोग बताओ, पहले ट्रिक का नाम बताओ। ठीक है ना? पीतल का हम ट्रिक बताए थे कि जैसे ही पूछा जाए कि पीतल जो है वो मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, इसका एक ट्रिक बताए थे पिताजी करके, याद है ना? पिताजी करके ट्रिक बताए थे। पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता बता दीजिएगा। तो बाबू यहाँ पर तांबा और जस्ता दोनों हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पिताजी बताए थे ना ट्रिक, याद रखिए, पापा जी नहीं भाई, पिताजी। ठीक है ना? हाँ। आगे, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है बाबू? 26 नंबर क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हो सकता है? देश में तांबा का भंडार हम आपको बताए थे 125 करोड़ टन, बताए थे ना? 125 करोड़ टन। तो बाबू यहाँ पे तांबा का भंडार 125 करोड़ टन। आगे बताइए, झारखंड का घाट शिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाट शिला, याद रखिएगा, झारखंड का घाट शिला जो है यह तांबा के लिए अति प्रसिद्ध है। आगे बताइए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? अबरक के मामले में बताए थे कि सबसे ज्यादा अबरक बिहार झारखंड में होता है, बताए थे ना? सबसे ज्यादा अबरक बिहार झारखंड में, देश का 80% अबरक का उत्पादन अकेले बिहार झारखंड करता है, ये बात हम आपको बताए थे। तो बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक? बाबू याद रखना, 80% अबरक का उत्पादन यहां अकेले होता है। ठीक है ना? आगे कह रहा है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा में अबरक ज्यादा होता है, तो बाबू झारखंड का कोडरमा अबरक के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। आगे, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर बताए थे ना? तो याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो होता है बाबू चूना पत्थर हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा कौन नहीं है पूछ रहा है। देखिए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है ना? विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। आगे बताइए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? सेम क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन लगभग सेम है। प्राथमिक ऊर्जा कौन सा नहीं है? जवाब होगा विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोयला क्या है? तो याद रखिएगा, कोयला अनवीकरणीय संसाधन भी है और जैव संसाधन भी है, दोनों हो जाएगा भाई सही, ए और सी दोनों हो सकता है। अनवीकरणीय संसाधन तो है, साथ ही साथ जैव संसाधन भी है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन का ऑप्शन है वो बदलना पड़ेगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन में होगा कौन नहीं है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है ना? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? याद रखिएगा, कोयला परंपरागत ऊर्जा नहीं है, बाकी बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब परंपरागत ऊर्जा है। आगे बताइए, ऊर्जा का गैर परंपरागत, एक मिनट, परंपरागत और गैर परंपरागत, एक मिनट रुक जाओ बाबू, यहाँ पे ना करा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सॉरी, यहाँ पे हम अलग उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे कोयला ही हो जाएगा, सही जवाब है। ठीक है ना? कौन सा परंपरागत ऊर्जा? परंपरागत ऊर्जा ध्यान रखिएगा कोयला हो जाएगा, और गैर परंपरागत ऊर्जा ये सब हो जाएगा। ठीक है ना? तो कह रहा है कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? अब यहाँ पे जो है वो सूर्य के किरण हो जाएगा, 35 का बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना? 35 का बी नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो गैर पारंपरिक स्रोत में ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, समुद्र में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है ना उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो भारत में ऊर्जा का सबसे बढ़िया स्रोत तो है कोयला ही है, तो 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? गोंडवाना युग की चट्टानों में, अच्छा कोयला के बारे में हमें लगता है इस चैप्टर में नहीं ना पढ़ना था बाबू, एक बार ना हमें भूगोल वाले किताब में देख लेने दीजिए, कहाँ है भूगोल का किताब। कोयला के बारे में हमको लगता है कि इस चैप्टर में नहीं पढ़ना था, कोयला के बारे में अलग चैप्टर में पढ़ना था हमें लगता है। धात्विक खनिज महत्व संरक्षण, लोहा, गोंडवाना समूह, ये सब ना शक्ति ऊर्जा संसाधन में पढ़ना है। समझ गए ना? हाँ, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है, ये सब ना क्वेश्चन अगले चैप्टर का है, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आ गया है। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? ध्यान रखिएगा 80%। गोंडवाना समूह में 80%, कोयला का दो समूह नहीं, गोंडवाना समूह में 80 नहीं, गोंडवाना समूह में 96% मिलता है। दो गो समूह है, एक है गोंडवाना समूह, एक है टर्शियरी समूह, दोनों के बारे में ना अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये सब क्वेश्चन उसी का है, ये सब क्वेश्चन को भी ना हम रहने देते हैं। ठीक है? ये सब क्वेश्चन अभी हम रहने देते हैं, सब कोयला के बारे में है और सब पिछले अगले चैप्टर का है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक ना 38 क्वेश्चन ही आप लोग बस ध्यान रखिएगा।
37-38 क्वेश्चन काफी है। ये सब बाकी अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो फाइनली आपका आज ये खनिज संसाधन जो है वो खत्म हो गया। फाइनली आज खनिज संसाधन तो भाई साहब खत्म हो गया। अब खनिज संसाधन जब खत्म हो गया है तो अब अगली क्लास जब आपका हम लेंगे तो वहां पे हम लेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन, और शक्ति ऊर्जा संसाधन हमें लगता है कि 1 से 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझिए कि आपका भूगोल का आधा सिलेबस खत्म हो गया। भूगोल का आधा सिलेबस आप लोग का खत्म हो गया भाई। देखिए अब आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। शक्ति ऊर्जा संसाधन अभी जब हम खत्म कर देंगे, अगर हम आपका शक्ति ऊर्जा संसाधन खत्म कर देते हैं 2 से 3 क्लास, 2 क्लास काफी है। ठीक है ना, 2 क्लास काफी है। ये आपका देख लीजिए, ये आपका भूगोल का किताब है। ठीक है, और समझ जाइए ये आधा है और ये आधा है, मतलब समझिए कि भूगोल का आधा सिलेबस आपका खत्म हो गया है। आधा आपका सिलेबस पार्ट, आधा आपका जो है ना वो खत्म हो गया, क्योंकि संसाधन चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है ना, आधा सिलेबस को समेटे हुए है। ठीक है, तो आधा सिलेबस बाबू खत्म हो गया। चलिए फाइनली आज खनिज संसाधन को हमने समाप्त किया है। बाकी जब अगली क्लास में मिलेंगे तो आप लोगों को हम खनिज संसाधन के बाद शक्ति ऊर्जा संसाधन पढ़ाएंगे, और आज शाम में हिंदी संस्कृत का आप लोग को हम तैयारी करवाएंगे कल के एग्जाम का। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से हम अगली क्लास में। बढ़िया से आप लोग तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद,